प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिली, हरि गणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनेन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख कर। गाथाएं पढ़ेंगे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। और इसके अंतर्गत यहाँ लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। गाथाएं प्रारंभ होने से पहले कुछ गणित की चर्चा वो आवश्यक जान के यहाँ पर दी गई है। 4 प्रकार के मान होते हैं, द्रव्यमान, क्षेत्रमान, कालमान और भावमान। उसमें से द्रव्यमान वो 2 प्रकार का यहाँ बताया गया, एक संख्या मान और एक उपमा मान, जिसे हम अलौकिक गणित कह रहे हैं। अलौकिक गणित 2 प्रकार का है, संख्या मान और उपमा मान। उसमें से संख्या मान के मुख्य भेद 3 और वैसे भेद करें तो 21 भेद, और उपमा मान के 8 भेद हैं। जगन्य परीत असंख्यात, जगन्य परीत असंख्यात कैसे निकाला जाएगा? ये सब आप लोगों को समझ लीजिए, एग्जाम जैसा है, क्योंकि अभी लिखवा तो सकती नहीं हूँ मैं आप लोगों से, तो ओरल सबको सुनाना है। बोलिए। सलाका कुंड बनाए थे ना, तो उसमें अंतिम जो सलाका कुंड अनावस्था कुंड बनेगा ना, अंतिम अनावस्था कुंड, उस प्रमाण जितनी सरसों की राशि रहेगी वो जरित परित असंख्यात का, जरित जगन्य परीत असंख्यात। थोड़ा डिटेल में बता सकते हो पूरा? पहले तो होता है अनवस्था कुंड बनाएंगे, फिर सलाका कुंड, प्रति सलाका और महासलाका, 4 कुंड बनाएंगे। 1 लाख योजन विस्तार वाले और 1 लाख योजन ही गहरा, और उस 1000 योजन गहरा। फिर उसको सरसों से भरेंगे, सिखाऊ तक, ऊपर तक जितनी सरसों उसमें समा जाए। फिर एक द्वीप एक समुद्र में एक एक सरसों डालते जाएंगे, तो अनवस्था कुंड खाली हो गया पूरा, तब उसमें एक सलाका कुंड में एक सरसों डालेंगे। फिर दूसरा अनवस्था कुंड बनाएंगे, जहां पर सरसों खत्म हुई उसी माप के हिसाब से, तो फिर उसमें फिर से सरसों भरेंगे सिखाऊ तक, और फिर एक द्वीप एक समुद्र में डालते डालते फिर जब पूरा खाली हो जाएगा, तब फिर सलाका कुंड में दूसरी सरसों डालेंगे। शलाका कुंड में सरसों, एक जब हमारा अनवस्था कुंड भर जाता है ना, तभी वो शलाका कुंड में सरसों डाल देनी है। हाँ, क्योंकि लास्ट वाला जब बनेगा ना अनवस्था कुंड, तो उसको अपन हाँ, खाली नहीं करेंगे, लेकिन वो महाशलाका में वो एक सरसों पहुंच जाएगी। इसलिए खाली करने से पहले, मतलब भर गया तभी एक सरसों डाल देंगे। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ। लेकिन वो भरने पर ही डालनी है अपने को। तो अनवस्था कुंड तो खाली नहीं करना है फिर?
नहीं, खाली तो करना है, लेकिन जैसे ही हाँ, भरी तो सरसों एक डाल देनी है बस। फिर ये सलाखा कुंड भरने के बाद में फिर 25 सलाखा कुंड में डालेंगे। हम्म। फिर इसी प्रक्रिया से सलाखा कुंड भरेगा, 25 सलाखा कुंड भरेगा, और इसी प्रक्रिया से महासलाखा कुंड भरेगा। फिर लास्ट वाला जो अनवस्था कुंड आया ना, उस प्रमाण जो सरसों लास्ट में जो दीप में खत्म होगी, उसकी संख्या प्रमाणे अपना परित असंख्यात का संख्या निकल आएगी। बढ़िया, ठीक है, याद आ गया सबको। ठीक है, ये जगन्य परी असंख्या है। अच्छा, सबसे सबसे छोटे अनंत का नाम क्या है? सबसे छोटे अनंत का नाम। जगन्य परित अनंत। जगन्य परी अनंत। अनंत। बढ़िया। सबसे छोटे संख्यात का नाम क्या है? सबसे छोटा संख्यात। जघन्य संख्या। जगन्य संख्यात कितना है वो? वो कितना है? वो दो। दो। जगन्य संख्या दो। सबसे बड़े असंख्यात का नाम क्या है? सबसे बड़े असंख्यात का नाम। जगन्य असंख्याता संख्यात। सबसे बड़ा पूछ रहे हैं, आप जगन्य बता रहे हो। ओ, जगन्य तो अच्छा। आएगा ही नहीं ना। नहीं, उत्कृष्ट उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। सबसे बड़ा असंख्यात उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। सबसे बड़ा अनंत। सबसे बड़ा अनंत। उत्कृष्ट अनंतानंत। उत्कृष्ट अनंतानंत। सरल है बातें, लेकिन थोड़ा हमको आना चाहिए भी, ये है। ठीक है, अभी कुछ और बातें बीच में और करेंगे। तो यहाँ अपने संख्या मान की बात 21 पूरे हो गए थे। उपमा मान में भी लगभग एक बार तो हमने पढ़ ही लिया है पूरा। कौन कौन से भेद है उपमा मान के? बोलिए आंटी, नाम बोलिए उपमा मान के 8 भेदों के। पल्य, सागर, सुचंगुल, प्रत्यारंगुल, गणांगुल, जगत श्रेणी, जगत पड़तर, जगत गण। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें से पल्य और सागर, इसकी गणना हमने देखी थी किस प्रकार से होती है। पल्य, वो गड्ढा बना के उसमें बाल भरने वाला। ठीक है, और पल्ले हाँ। 3 प्रकार के हैं। पल्ले 3 व्यवहार प्रकार। पल्य, दो पल्य। व्यवहार पल्य, दो पल्य का। हाँ, व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले और अधा पल्ले। अथा। ठीक है। सागर, सागर कितने प्रकार के होते हैं और उसकी गणना बतानी है। बोलिए अर्चना जी। सागर भी 3 प्रकार के हैं। पहला व्यवहार सागर, फिर उद्धार सागर, फिर अद्धा सागर। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक व्यवहार सागर होता है। फिर कौन कौन से पल्ले का? व्यवहार पल्ले का। हाँ। फिर 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले का एक उद्धार सागर होता है। और फिर इसमें 10 ही बोला जाएगा या इसमें 25 कोड़ा कोड़ी बोला जाएगा? थोड़ी कंफ्यूज हूँ मैं। 10 ही है, 10 ही है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक अद्धा सागर होता हाँ, 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले का क्या है? 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले किसके बराबर हैं? ये 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले के बराबर क्या है? बोले दीपिका जी। मध्य लोक में द्वीप समुद्र। मध्य लोक में जो द्वीप समुद्र है असंख्यात, वो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले के बराबर है। ठीक है, यानी 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले ये असंख्यात संख्या है, क्योंकि असंख्यात ही द्वीप समुद्र है मध्य लोक में। वो असंख्यात संख्या। रेणु जी, कुछ पूछना है या बताना है आपको? नहीं मैम, होमवर्क दिया था ना आपने। हाँ, होमवर्क दिया था। बोलिए, प्रश्न बोलिए पहला।
एक प्रतर अंगुल में कितने सूची अंगुल होते हैं? हाँ, एक प्रतर अंगुल में कितने सूची अंगुल होते हैं, ये होमवर्क दिया था। पहले अंगुल, अंगुल किसे कहते हैं, पहले अंगुल पूछ लिया जाए, अंगुल ख्याल में आ जाए। अंगुल किसे कहते हैं? अनंत अनंत कुल परमाणुओं का एक अवसन्नासन और 8 सन्नासन का एक सबसे पहले शासन। शॉर्ट में बता दीजिए, फिर डिटेल में बताइएगा। सबसे पहले शॉर्ट में बता दीजिए। चौथ में 8 जौ का एक। 8 जौ का एक अंगुल होता है। अब बोलिए। अब अनंत अनंत कुल परमाणुओं का एक अवसन्नासन, 8 अवसन्नासन का एक सन्नासन और 8 सन्नासन का एक तृण रेणु थर्ड रेणु। और तरट रेणु और 8 तरट रेणु का एक तरस रेणु और फिर 8 तरस रेणु का एक रथ रेणु और 8 रथ रेणु का एक उत्तम भोग भूमि के बाल का अग्रभाग और अब उत्तम भोग 8 उत्तम भोग भूमि के अग्रभाग के अग्रभाग के एक मध्यम भूमि का बाल का अग्रभाग बालार्क। और बालार्क और 8 मध्यम भोग 8 मध्यम भोग भूमि के अग्रभाग का एक जघन्य भोग भूमि का बालार्क और 8 जघन्य भोग भूमि के बालार्क का एक कर्म भूमि के का बालार्क और 8 बालार्क कर्म भूमि के बालार्क की एक लीक और फिर 8 लीक की 8 लीक की एक सरसों, फिर 8 सरसों का 8 सरसों की एक जौ और 8 जौ का एक अंग। बढ़िया, ठीक है। ये है अंगुल। ये अंगुल, सूची अंगुल किसे कहते हैं? सूची अंगुल किसे कहते हैं? लंबाई को सूची अंगुल कहते लंबाई को सूची अंगुल नहीं कहते, लेकिन जिसमें केवल लंबाई है, ऐसे आकाश के प्रदेशों की बात। एक अंगुल बराबर लंबे आकाश के प्रदेशों की वो हैं। सूची अंगुल कहलाती है। ठीक है। प्रतर अंगुल किसे कहते हैं? प्रतर अंगुल। जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, एक प्रदेश। ये तो समझाने वाली भाषा है। पहले अब आप प्रतर अंगुल किसे कहते हैं, तो आपको मतलब इसमें प्रतर अंगुल का जवाब नहीं आया। किसमें लंबाई अच्छा। चौड़ाई? तो अंगुल से आना पड़ेगा ना आपको। अच्छा। रजनी जी, ये वर्ग को बोलते हैं ना, पत्रांगुल। किसके वर्ग को? किसके वर्ग को? सूची अंगुल किसके प्रतर अंगुल किसके वर्ग को बोलते हैं? ये सूची वर्ग को तो अंगुल। बोलते हैं, तो किसी का भी वर्ग कर दें, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, किसका करें? नहीं, एक अंगुल मतलब एक सूची अंगुल और नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। चलिए भाई साहब। एक सूची अंगुल लंबाई, एक सूची अंगुल चौड़ाई वाले का वर्ग को जो है वो सूची के प्रतर वर्ग, अंगुल कहते हैं। सूची अंगुल के वर्ग ये को वर्ग को प्रतर, प्रतर अंगुल कहते हैं। या एक सूची अंगुल लंबा, एक सूची अंगुल चौड़ा जो आकाश का प्रदेश है, उसको प्रतर अंगुल कहते हैं। परिभाषा मतलब, परिभाषा में हमने, ये तो समझाने वाली भाषा है। सूची अंगुल में अकेली लंबाई, तो जिसमें लंबाई को सूची अंगुल थोड़ा ना कहेंगे। वो तो समझाने वाली भाषा है कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई है वो प्रतर अंगुल है। वो तो समझाने वाली बात है। प्रतर अंगुल का मतलब है सूची अंगुल गुणा सूची अंगुल, या सूची अंगुल का वर्ग, या फिर एक सूची अंगुल जितना आकाश के प्रदेश हो जितना लंबा, और एक सूची अंगुल जितना चौड़ा, उतना जो आकाश का प्रदेश है, उसको एक प्रतर अंगुल कहते हैं। घनांगुल किसे कहते हैं? यहाँ लिखिए परिभाषा, देखो अपने 57 पेज पे लिखिए। एक प्रमाण, तीसरी लाइन है दूसरे पैराग्राफ की। एक प्रमाण अंगुल लंबे एक प्रदेश प्रमाण चौड़े ऊंचे क्षेत्र को सूची अंगुल कहते हैं। फिर इसके वर्ग को प्रतरंगुल कहते हैं। तो परिभाषा तो यहीं से देखनी पड़ेगी। घनांगुल किसे कहते हैं? बोलिए सरोजा।
सूची अंगुल के क्यूब को घन अंगुल कहते हैं। बढ़िया। सूची अंगुल का क्यूब यानी सूची अंगुल का घन। मतलब क्या हुआ सूची अंगुल का घन? सूची अंगुल गुणा सूची अंगुल गुणा सूची अंगुल, 3 बार सूची अंगुल लिखकर उसको आपस में गुणा करना, वो कहलाएगा घनांगुल। तो अब प्रश्न क्या था? एक घनांगुल में या प्रतरंगुल में? एक प्रतर अंगुल में कितने सूची अंगुल होते हैं? एक प्रतर अंगुल में कितने सूची अंगुल होते हैं? प्रश्न ये है। कौन कौन करके लाए हैं? पहले ऐसे हाथ खड़ा कर दें। करके कौन कौन आए थे पहले से? बस एक। अभी के अभी करने वाले नहीं, याद ही नहीं था। सुनीता आंटी करके लाई है। बोलिए सुनीता आंटी। एक प्रतर अंगुल में मतलब असंख्यात कोटि काल के जितने समय होते हैं उतनी सूची अंगुल। ठीक है, बोलिए रेणु जी, आपका क्या जवाब है? मैम मैंने तो ऐसे लिखा है, एक प्रतर अंगुल में 2 सूची अंगुल होंगे, या चाहे प्रमाण या आत्मा या ये मतलब व्यवहार सूची- प्रमाण या आत्मा अंगुल। तो उससे मतलब नहीं व्यवहार प्रमाण, वो तो व्यवहार सूची अंगुल। हाँ, दो सूची अंगुल इक्वल टू एक प्रतर अंगुल, अंगुल का ही है ना? अरे 2 सूची अंगुल इज इक्वल्स टू 1 प्रतर अंगुल कैसे होगा? 2 ही सूची अंगुल। एक प्रतर अंगुल किसे कह रहे हैं? ये तो अब आप लोगों ने अभी अभी सॉल्व कर लिया। बोलिए अंकल। उसका स्क्वायर रूट बराबर एक सूची अंगुल। हाँ, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब मतलब क्या? किसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो कठिन हो गया स्क्वायर रूट, तो और स्क्वायर रूट कठिन का हो गया इनको। मतलब हिंदी में तो क्या बोलते का हैं आंसर क्या आएगा? हैं? अरे हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है, उसको तो सॉल्व करके ही जवाब निकालना है। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। बोलिए वर्षा। असंख्यात होते हैं नहीं? ठीक, असंख्यात तो ठीक है। देखिए, सूची अंगुल किसे कह रहे हैं? ये प्रतरांगुल किसे कह रहे हैं? सूची अंगुल गुणा सूची अंगुल, इसका नाम प्रतरांगुल है ना? सूची अंगुल गुणा सूची अंगुल, ये प्रतरांगुल है, ये प्रतरांगुल हो गया। अब पूछ रहे एक प्रतरांगुल में कितने सूची अंगुल हैं? एक प्रतर अंगुल में कितने सूची अंगुल हैं? तो एक प्रतर अंगुल में सूची अंगुल प्रमाण सूची अंगुल हैं। कितने सूची अंगुल हैं? प्रतर अंगुल किसे कहेंगे? ये लंबाई और चौड़ाई जिसमें है ना? अकेली लंबाई वाली स्थिति नहीं, सूची, ये तो प्रतर अंगुल है। सूची अंगुल है अकेली लंबाई जिसमें है, ये है सूची अंगुल। और प्रतर अंगुल क्या है? जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है। तो अब इसमें कितने सूची अंगुल आ गए? ये है एक प्रतर अंगुल, है ना? ये एरिया, ये लंबाई भी है चौड़ाई भी है, ये प्रतर अंगुल है। समझ में आ रही बात? ये है इतनी, ये जो लाइन है, ये है एक सूची अंगुल। तो इस पूरे एरिया में ये कितने सूची अंगुल होंगे, यानी ऐसी कितनी लाइनें आएगी? तो समझ लो ये है 2 सेंटीमीटर का, और ये भी है 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये और ये बराबर है, दोनों बराबर है ना? तो अब इसमें कितने सूची अंगुल आएंगे? तो 1 2 3 4, मैं थोड़ा दूर खींच लूं ताकि अपने को दिखे। ऐसा ये इतनी सारी इसमें ये आ गई। तो ये एक प्रतर अंगुल में कितने सूची अंगुल आए? ये भी इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। इसमें समझ लो मीटर, समझ लो तो 200 सेंटीमीटर इधर है, 200 सेंटीमीटर इधर है। 1 सेंटीमीटर की एक लाइन मानो, तो 200 लाइन आ गई ऐसे इसमें। इधर भी ये 200 था, ये भी ऐसे 200 है। यूं भी देखो, इसका मतलब क्या है कि 200 प्रदेश हैं इसमें, मान लीजिए उदाहरण के लिए। तो ऐसे भी 200 प्रदेश आ रहे हैं और ऐसे भी 200 प्रदेश आ रहे हैं। तो कितने हो गए? एक प्रतर अंगुल में कितने सूची अंगुल हो गए? कि सूची अंगुल प्रमाण ही, अभी इसका ये लो, ये अपन ने 200 200 लिया ना, तो प्रतर अंगुल क्या आया इसका? प्रतर, इसका वर्ग क्या आएगा? 40,000। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कुछ? ये स्क्वायर निकालेंगे ना, मान लो ये 200 सेंटीमीटर है, ये भी 200 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर मतलब प्रतर, तो 200 को 200 से गुणा करेंगे, तो आ गया अपने पास 40,000। तो अब प्रश्न, ये वाले प्रश्न को इस फॉर्म में पूछती हूँ
कि जैसे एक प्रतर अंगुल, ये प्रतर अंगुल का आंसर आ गया, तो 1/40,000 में कितने 200 होते हैं? एक प्रतर अंगुल में कितने सूची अंगुल होते हैं, ये प्रश्न है। और कठिन हो गया ऐसा लग रहा है। एक आध को किसी को समझ में आया तो ठीक है, उठा दिया अपन ने। तो एक प्रतर अंगुल में कितने सूची अंगुल होते हैं? अभी प्रतर अंगुल का आंसर अपना ये आया उदाहरण में। तो 1/40,000 में कितने 200 होंगे? 1/40,000 में कितने 200 होंगे? कि 200 प्रमाण 200 होंगे, ठीक है ना? 200 प्रमाण 200 होंगे। ऐसे ही एक प्रतर अंगुल में कितने सूची अंगुल हैं? कि सूची अंगुल प्रमाण सूची अंगुल हैं उस प्रतर अंगुल में, ठीक है। और वो तो है ही असंख्यात, जो है असंख्यात तो जवाब है, लेकिन असंख्यात में कितना असंख्यात? कि सूची अंगुल प्रमाण असंख्यात, उतने ही जितने ये सूची अंगुल है उतने ही ये सूची अंगुल इसमें होंगे। एक सूची अंगुल में सूची अंगुल प्रमाण ही सूची अंगुल, एक प्रतर अंगुल में सूची अंगुल प्रमाण सूची अंगुल होते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा श्रेणी का था शायद, है ना? पहले अपन श्रेणी का कर लेते हैं रिवीजन। अच्छा, सूची अंगुल को निकालने का जो फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या है सूची अंगुल का? ये तो अपन ने देखा था कि एक प्रदेश लंबा चौड़ा, जो आकाश का एरिया है, लंबा मतलब लंबाई वाला, एक प्रमाण अंगुल लंबा और एक प्रदेश चौड़ा, वो सूची अंगुल है। फॉर्मूला क्या है? बोलिए सुमन जी। अधापल्य की पावर अध्यापल्य के अर्धछेद प्रमाण। बढ़िया। अद्धा पल्ले की पावर अद्धा पल्ले के अर्धच्छेद, मतलब अद्धा पल्ले को अद्धा पल्ले के अर्धच्छेद बार लिखकर या रखकर आपस में गुणा करने पर जो संख्या आती है, उतना वो एक सूची अंगुल का प्रमाण है। सूची अंगुल का प्रमाण मतलब सूची अंगुल में आने वाले प्रदेशों की संख्या। सूची अंगुल का मतलब क्या? एक सूची अंगुल का मतलब क्या? सूची अंगुल का मतलब है एक सूची अंगुल में आने वाले आकाश के प्रदेशों की संख्या। इतने प्रदेश उसमें आ रहे हैं। कितने प्रदेश आ रहे हैं? कि अद्धा पल्ले की पावर अद्धा पल्ले का अर्धच्छेद, इतने सारे आकाश के प्रदेश वो एक सूची अंगुल में आते हैं। अब वो व्यवहार सूची अंगुल हो तो उस हिसाब से समझ लेना, प्रमाण सूची अंगुल हो तो और उससे 500 गुना बड़ा वो प्रमाण सूची अंगुल हो जाएगा। श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी बोलिए। 7 राजू प्रमाण लंबी, एक प्रदेश प्रमाण चौड़ी, आकाश के प्रदेशों की श्रेणी कहते हैं। 7 राजू लंबी और एक प्रदेश प्रमाण चौड़ी आकाश के प्रदेशों की पंक्ति है। तो वो एक प्रदेश प्रमाण चौड़ी की कोई चौड़ाई नहीं है, क्योंकि एक प्रदेश में ऐसा कोई चौड़ाई नहीं है। तो 7 राजू लंबी जो आकाश के प्रदेशों की पंक्ति है उसको श्रेणी कहते हैं, ठीक है। और राजू किसे कहते हैं? राजू, राजू का मतलब क्या है? राजू का मतलब क्या है? असंख्यात योजन का एक राजू होता है। असंख्यात योजन का एक राजू होता है। राजू मतलब है असंख्यात योजन, बहुत अधिक है वो असंख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात है, मतलब वो राजू है। तो असंख्यात योजनों का एक राजू है। जैसे 7 राजू लंबी और एक प्रदेश चौड़ी आकाश के प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। जगत, ये तो जगत श्रेणी कहो या श्रेणी कहो, शॉर्ट में श्रेणी बोलते हैं, वो नाम उसका जगत श्रेणी है। जगत प्रतर किसे कहते हैं? जगत प्रतर किसे कहते हैं? जगत श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर कहते हैं। जगत श्रेणी के वर्ग को, यानी जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी। तो 7 राजू लंबी आकाश के प्रदेशों की पंक्ति जगत श्रेणी थी, तो 7 राजू लंबी और 7 राजू चौड़ी, वो जो आकाश के प्रदेशों की पंक्ति है वो जगत प्रतर कहलाता है। जगत का दूसरा नाम लोक भी कहते हैं, जगत कहो लोक कहो। तो जैसा यहाँ
प्रतरांगुल हुआ था अपना, ऐसे ही ये श्रेणी, ये सीधी आकाश के प्रदेशों की पंक्ति, ये श्रेणी है 7 राजू लंबी, और जगत प्रतर वो इस तरह से 7 राजू ही चौड़ा 7 राजू ही लंबा जो एरिया है। तो 7 गुणा 7 यानी 49 वर्ग राजू, ये हो गया जगत प्रतर। श्रेणी है 7 राजू, श्रेणी के आगे कुछ लगाएंगे वर्ग राजू घन राजू कि नहीं, सिंगल लाइन के आगे कुछ नहीं लगेगा, और जहां स्क्वायर हुआ है तो वहां स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर राजू या वर्ग राजू, ये कहलाएगा जगत प्रतर। अब तीसरी संख्या है जगत घन। जगत घन किसे कहते हैं? बोलिए अर्चना जी। हाँ, जिसमें 7 राजू लंबाई 7 राजू चौड़ाई और 7 राजू ऊंचाई को जगत घन कहते हैं, इसी को लोक भी कहते हैं। हाँ, 7 राजू लंबा 7 राजू चौड़ा और 7 राजू ऊंचा जो आकाश का एरिया है, मतलब सीधा जगत श्रेणी के घन को, जगत श्रेणी के घन को जगत घन कहते हैं, और इसी को लोक भी कहते हैं। जगत घन इज इक्वल्स टू लोक। या दूसरा फॉर्मूला क्या है जगत श्रेणी का? जगत श्रेणी का फॉर्मूला क्या है? घनांगुल की पावर आधा पल्ले के अर्धछेद। नहीं, कुछ कम है, कुछ कमी रह गई। घनांगुल की पावर आधा पल्ले के अर्धछेद। घनांगुल की पावर आधा पल्ले के अर्धछेद का असंख्यातवां भाग। घनांगुल की पावर आधा पल्ले के अर्धछेद का असंख्यातवां भाग। उस दिन मैंने बताया था आपको करके भी कि वहां तो असंख्यातवां भाग ले रहे हैं पावर में, इसमें तो जगत श्रेणी में, और सूच्यंगुल में असंख्य उसी को लिया था अर्धछेद को ही। तो कौन सा बड़ा है? ध्यान आया? कौन सा बड़ा है? तो यहाँ पावर लगा रहे हैं घनांगुल की, वहां पावर किसकी लगाई थी? वहां आधा पल्ले की पावर लगाई थी, तो ये अधिक बड़ा आएगा। जगत श्रेणी का फॉर्मूला घनांगुल की पावर आधा पल्ले के अर्धछेद का असंख्यातवां भाग, यानी आधा पल्ले के अर्धछेद बटा असंख्यात को घनांगुल की में पावर लगानी, ये जगत श्रेणी का फार्मूला था। इस तरह से ये तीनों संख्याओं की बात हुई। और एक थोड़ा सा देखो, जो वैसे आप लोगों के हो सकता है ज्यादा काम नहीं आए, लेकिन कभी कोई और शास्त्र आप पढ़े, त्रिलोकसार वगैरह, त्रिलोकसार घुमटसार आदि में जगत श्रेणी यहाँ चिन्ह दिए हैं। जगत श्रेणी का चिन्ह होता है ये आड़ी लाइन, ठीक है। फिर जगत प्रतर का चिन्ह होता है 2 आड़ी लाइन। हमको लगता है इज इक्वल्स टू, वहां बार बार में जगत प्रतर नहीं लिखेंगे, वहां जो भी संख्या है उतने जगत प्रतर, तो 2 आड़ी लाइन लगा देंगे। और जगत घन यानी उसको लोक भी बोलते हैं, इसके लिए होती है 3 आड़ी लाइन। लोक का साइन होता है 3 आड़ी लाइन, ऐसा। ये त्रिलोकसार, तिलोपन्नति, गोमटसार आदि ग्रंथों में जहां ये शब्द यूज में होते हैं। ये तो अपना इज इक्वल्स टू है, ये है चिन्ह। बोलिए रजनी जी। मेरा एक्चुअली काफी क्लास छूट गया है, तो इसमें कुछ लाइन, एक लाइन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, वो पूछना चाह रही थी। बोलिए। जैसे 1 अंगुल चौड़ा इतना ही लंबा और ऊंचा, इसको घन अंगुल कहते हैं, ये तो ठीक है। 7 राजू लंबे एक प्रदेश समान चौड़े ऊंचे श्रेणी को जगत श्रेणी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति इस तरह की, आधा पल्ले के अर्ध क्षेत्रों के असंख्यातवें भाग
तो ये समझ में नहीं आया मेरे अर्ध क्षेत्रों के। फॉर्मूला बनाया ना, ये अभी जो अपन ने फॉर्मूला बोला ना, इसको इन्होंने वाक्य में लिखा है। अद्धा पल्ले के अर्धत छेदों के असंख्याते भाग प्रमाण को विरलन कर, तो जिसको विरलन करते हैं वो चीज होती है पावर। फॉर्मूले में उसको लिखते हैं पावर की जगह। और जिस पर रखना है विरलन कर एक एक पर घनांगुल, तो जिसको रख रहे हैं घनांगुल को, तो घनांगुल की पावर अद्धा पल्ले के अर्धत छेद का असंख्यातवा भाग। ये अर्ध फॉर्मूला। छेदों को क्या अर्ध छेदों का क्या अर्थ हुआ? छेदों का मतलब है किसी भी संख्या को कब मतलब तब तक आधा करना है जब तक कि आंसर 1 नहीं आ जाए। ये इवन नंबर ही होगा, सम संख्या ही होगी। तो हमने उस दिन उदाहरण में लिया था, कितना लिया था अपन ने, 64 64 लिया था। तो 64 को आधा करो 32, फिर 32 को आधा करो 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो ये कितनी बार आधा किया हमने? 6 बार आधा किया, तो वो 6 कहलाएगा अर्धक छेद। किसी भी संख्या को जितनी बार आधा करने पर आंसर 1 आएगा, आंसर चाहिए 1, तो उसको आधा करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो कितनी बार आधा करेंगे? तो अब आप सोचो कि पल्ले को या ये क्या है उसमें अपना घनांगुल को आधा, घनांगुल कितना बड़ा है अपने आप में, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, उसके अर्धक छेद कितने अधिक होंगे? तो घनांगुल की पावर उसके अर्धक छेद, आधा पल्ले के अर्धक छेदों का असंख्यातवा भाग। ये है फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को यहाँ वाक्य के रूप में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें से ये राशियों की चर्चा अपनी हुई। ये जगत श्रेणी का फार्मूला है। जगत श्रेणी का, हाँ। मैंने कुछ और बोला क्या? नहीं, मेरी भी क्लास होती थी इसलिए मैं पढ़ के तो बोल रही हूँ, लेकिन मुझे कंफर्म हुआ। मुझे लगा मैंने कुछ गलत बोल दिया। जगत श्रेणी का फार्मूला है। हाँ। देखिए ये इसको यहाँ से पढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 57 पे। बीच में आ जाइए। जगत श्रेणी के घन को जगत घन कहते हैं। मिल गया? 7 राजू लंबे चौड़े लंबे 7 राजू चौड़े लंबे ऊंचे को जगत घन कहते हैं। यह लोक के प्रदेशों का प्रमाण है, सो भी मध्यम असंख्यात का भेद है। यानी ये जो लोक लोक कहते हैं असंख्यात प्रदेश हैं लोक में, तो कितने असंख्यात प्रदेश हैं? ये जगत घन प्रमाण। और कितने हैं? मध्यम असंख्याता संख्यात हैं। मध्यम असंख्यात शॉर्ट में लिखा है, मध्यम असंख्याता संख्यात का भेद है। ये ऐसे यह गणित संक्षेप से कही है। गणित का विशेष कथन गोमटसार त्रिलोकसार से जानना चाहिए। यानी ये इन्हीं चीजों को और डिटेल में, इसके अलावा भी वर्ग धाराएं भी उसमें अलौकिक गणित के अंतर्गत होती है। वर्ग धारा, घन धारा, घनाघन धारा, द्विरूप वर्ग धारा, घन धारा, इस सब तरह की उसमें भी इसी तरह से कंपैरिजन है। और वो है फिर कभी, अभी तो प्रकरण यहाँ नहीं है तो नहीं ले रहे हैं अपन, फिर कभी आएगा कोई प्रकरण तो चलाएंगे। अभी इतना ही ठीक है, ये थोड़ा हो जाए पक्का। तो उसमें भी इसी तरह से कंपैरिजन, जैसे अभी हमने जोड़ी ना चीजें किससे क्या अधिक है, तो ऐसा ही उसमें वर्ग वर्ग करते जाते हैं। तो किसका वर्ग क्या आता है, ऐसे करके वो वर्ग धारा चलती है पूरी। तो ये गणित का विशेष कथन गोमटसार त्रिलोकसार से जानना चाहिए। जिनको विशेष जिज्ञासा हो तो त्रिलोकसार के प्रारंभ में, गोमटसार जी जीव कांड के प्रारंभ में और तिलोयपन्नति में, इन ग्रंथों में प्रारंभ में ही दिए। गणित समझे बिना, क्योंकि फिर वहां वो जो शब्द कहेंगे, ये संख्याएं कहेंगे, जगत बार बार में जगत श्रेणी, जगत प्रतर, ये शब्द आएंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि है क्या चीज। इसलिए वहां पहले गणित का वर्णन किया है। देखिए द्रव्य में तो सूक्ष्म, अब ये 4 चीजें होती है अपने, बस जो चतुष्टय होता है, स्व चतुष्टय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो ये 4 प्रकार से, जो मैंने आपको शुरू में अभी कहा था आज क्लास में, 4 प्रकार के मान हैं। द्रव्यमान, क्षेत्रमान, कालमान और भावमान। उसी को प्रमाण भी बोलते हैं, प्रमाण को शॉर्ट में मान कहते हैं। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 प्रकार के हैं। अब इसमें जघन्य और उत्कृष्ट बता रहे हैं
कि द्रव्य में सबसे छोटा द्रव्य कौन सा है। तो सबसे छोटा द्रव्य है पुद्गल परमाणु। द्रव्य में सूक्ष्म तो पुद्गल परमाणु। क्षेत्र में सबसे छोटा क्षेत्र क्या है, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं कई बार यूनिट के नाम से, कि द्रव्य की यूनिट वो है परमाणु। क्षेत्र में सबसे सूक्ष्म यानी क्षेत्र की यूनिट इकाई वो है आकाश का एक प्रदेश। काल में सबसे छोटा यानी काल की इकाई यूनिट वो है समय, एक समय। और भाव में सबसे सूक्ष्म या सबसे छोटा या भाव की यूनिट वो है अविभागी प्रतिच्छेद। इन चारों को ही परस्पर प्रमाण संज्ञा है। ये चारों प्रमाण है, प्रमाण कहे जाते हैं। कम से कम तो ये है, मतलब ये तो जगन्य वाले हैं। कम से कम तो मतलब ये जगन्य वाले हैं। और अधिक से अधिक, अब उत्कृष्ट संख्या बताओ। द्रव्य का प्रमाण, सबसे उत्कृष्ट द्रव्य क्या है, सबसे अधिक सबसे बड़ा, तो कह रहे हैं महास्कंद। देखो जब यहाँ द्रव्य की बात चल रही है तो द्रव्य में पुद्गल द्रव्य को लिया जा रहा है। सबसे छोटा द्रव्य कौन सा है, तो छहों द्रव्यों में देखा जा रहा है। छहों द्रव्यों में सबसे छोटा द्रव्य कौन सा है, कि जो एक प्रदेशी होगा। तो एक प्रदेशी में पुद्गल का परमाणु, यद्यपि कालाणु भी एक प्रदेशी होता है, लेकिन यहाँ पुद्गल को लिया है। पुद्गल का परमाणु वो सबसे छोटा, कालाणु भी कह सकते हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं, पर वो सबसे जगन्य में आएगा, उत्कृष्ट में नहीं आ पाएगा फिर वो। इसलिए पुद्गल को लिया है कि पुद्गल में उत्कृष्टता भी बनेगी। तो सबसे छोटा द्रव्य हुआ परमाणु। अब सबसे बड़ा द्रव्य, अधिक से अधिक द्रव्य में महास्कंद। पुद्गलों का एक महास्कंद, पूरे लोक में जितनी भी अकृत्रिम रचनाएं हैं वो सब आपस में समझ लो जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई है मतलब सूक्ष्म रीति से, तो वो कहलाता है पुद्गल का महास्कंद। सूक्ष्म रीति से सारे जो भी पुद्गल हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्शन उनके बीच में है। जैसे कहते हैं ये अब मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मैं अपने कमरे में बैठ के यहाँ बोल रही हूँ, आप तक कैसे आवाज पहुंच रही है, और फिर किसी को अच्छी पहुंचती है, किसी को कम पहुंचती है, किसी को आती है, किसी को नहीं आती है, ऐसा भी होता रहता है। लेकिन वो आवाज कैसे पहुंची, कोई कनेक्शन है ना। अब वो साइंस में वो साउंड वेव्स, वो दूसरे दूसरे शब्दों में कहते हैं, कुछ ना कुछ वो एक जुड़ान है, एक कनेक्शन है। तो एक ऐसा पुद्गल का महास्कंद है, तो वो द्रव्य में सबसे बड़ा उत्कृष्ट रूप से वो हुआ महास्कंद। क्षेत्र में सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है, क्षेत्र में सबसे बड़ा द्रव्य आकाश द्रव्य, वो अनंत प्रदेशी एक है। देखो सबसे बड़ा कब होगा कि एक ही हो और पूरा बड़ा हो। तो आकाश द्रव्य एक ही है, लेकिन एरिया कितना उसका पूरा अनंत प्रदेशी, इसलिए सबसे उत्कृष्ट द्रव्य है क्षेत्र की अपेक्षा से आकाश। काल में सबसे उत्कृष्ट द्रव्य कौन सा है, तो काल में सबसे छोटा तो था एक समय, और सबसे अधिक क्या है कि तीनों काल के समय, तीन काल, तो तीनों काल मिला के वो सबसे अधिक है। इससे अधिक तब क्या होगा, तीनों ही काल मिला दिए तो तीन काल वो उत्कृष्ट है। और भाव में सबसे अधिक भाव का मतलब गुणों से लेते हैं, तो गुणों की पर्यायों से लेते हैं। तो सबसे सूक्ष्म तो कहा था अविभागी प्रतिच्छेद, और सबसे अधिक अविभागी प्रतिच्छेद किसके हैं, सबसे उत्कृष्ट अनंतानंत क्या है कि वो केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद। इसलिए भाव में सबसे उत्कृष्ट है केवल ज्ञान। ऐसा देखो अलग अलग तरह से बड़ा अलग अलग देखना। क्षेत्र में बड़े में तो हम एरिया देख लेते हैं, काल में बड़ा देख रहे हैं तो काल ही देखना पड़ेगा। तो या भाव में बड़ा देख रहे हैं तो ऐसे लंबाई चौड़ाई नहीं दिखना है केवल ज्ञान की, कितना लंबा इतना चौड़ा। या भावों से केवल ज्ञान से अधिक गहरा सूक्ष्म बड़ा डीप वो कोई नहीं दुनिया में। सबसे अधिक उत्कृष्ट अनंतानंत क्या है, उत्कृष्ट अनंतानंत केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद ही है, इसलिए भाव में उससे बड़ा कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा भाव है वो केवल ज्ञान जानना चाहिए, ये यहाँ कहा। दीदी एक बात रह गई मन में कि जो सबसे बड़ा द्रव्य है वो धर्म है, धर्म द्रव्य क्यों नहीं कहा, धर्म द्रव्य को कैसे कहेंगे सबसे बड़ा द्रव्य, द्रव्य तो एक ही है ना, द्रव्य एक है तो उतना ही तो बड़ा जी। आप प्रदेशों से देख रहे हो ना उनको, प्रदेशों से तो हमने अनंत आकाश देख लिया, अनंत प्रदेशी।
तो फिर धर्म धर्म को आप किस आधार पर बड़ा कह रहे हो? मतलब इसलिए कि वो टुकड़े तो होते ही, एक द्रव्य है ना वो। तो एक तो जीव भी है ना, एक तो आकाश भी है, द्रव्य तो एक, जीव भी, धर्म भी, अधर्म भी, आकाश भी, सभी एक है। एक पने से बड़ा नहीं कह रहे उसको। नहीं, मेरे को इसीलिए सारे आंसर मेरे अपने आप से ठीक निकले, मुझे वो उसमें रह गया गड़बड़ कि वो नहीं, आपने महास्कंद कहा, बात ठीक लगी स्कंद की भी, लेकिन धर्म धर्म क्यों नहीं कहा? धर्म अधर्म वो द्रव्य एक ही है, मतलब ठीक है आपका कहना कि वो पूरा तो लोक में वो व्याप्त है, तो हाँ उनको हाँ कह दो। हाँ हाँ, लेकिन द्रव्य शब्द में पुद्गल को ही ग्रहण करते हैं वैसे, इसलिए ठीक मैंने है, ये बात अच्छी बात है, लेकिन मैंने अपनी शंका खत्म कर दी। पुद्गल परावर्तन को ग्रहण करते हैं ना, हाँ जी हाँ, परावर्तन में पुद्गल परावर्तन। ठीक ऐसे है। ही द्रव्य का मतलब पुद्गल से उसका समझ लो रूढ़ी समविरूढ़ है, अच्छा अच्छा जी, द्रव्य का मतलब पुद्गल द्रव्य से लेना है। ठीक है, मैंने अपनी छोटा शंका खत्म कर ली, मैंने अपनी शंका खत्म कर ली। नहीं, अच्छी मेरे को बात है, समझ, हाँ आपका लॉजिक अच्छा है कि द्रव्य वो एक अखंड द्रव्य है, धर्म धर्म हाँ द्रव्य तो हाँ बड़ा हाँ कह हाँ हाँ, जीव तो इतना फैलगिन रहता है, यद्यपि जीव भी एरिया वाइज उतना है, लेकिन पर वो तो पूरे उतने बड़े एक ही है ना हाँ लोग। नहीं वही ना, मेरे को लगा पूजगल द्रव्य तो फिर भी महास्कंद होने के बाद भी सारे क्षेत्र में थोड़ी फैला हुआ है, हाँ लेकिन पर आपने कही वो बात समझेंगे ना। हाँ, अच्छी लगी, ठीक है जी। यहाँ ये समझना कि वो द्रव्य शब्द में पुद्गल द्रव्य का ही ग्रहण करना है, ऐसा समझना। अभी इसके आगे की जो लाइन, ये 2-3 लाइनें हैं वो अपन बाद में पढ़ते हैं, कुछ और समझ लीजिए कि बात, जैसे 2 तरह के अनंत होते हैं, अनंत 2 प्रकार के हैं, अब अलग अलग तरह से हम भेद करते हैं, जैसे 3 भेद किए थे, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, अभी दूसरी तरह से अनंत के भेद कर रहे हैं। एक होता है सक्ष्य अनंत और एक होता है अक्षय अनंत, ठीक है, शब्द सुने भी होंगे आप लोगों ने। यानी अनंत 2 प्रकार का, एक सक्ष्य अनंत और एक अक्षय अनंत। सक्ष्य अनंत मतलब शब्द से ही अर्थ समझ में आता है, सक्ष्य, सक्ष्य, क्षय से सहित, है तो अनंत लेकिन जिसका क्षय हो जाएगा। अनंत का मतलब ये नहीं होता है कि जिसका क्षय नहीं हो, जो कभी खत्म नहीं हो, ऐसा नहीं। अनंत का अर्थ बताया था आपको प्रारंभ में ही, संख्यात असंख्यात अनंत। क्या अर्थ है इनके? संख्यात किसे कहते हैं, असंख्यात किसे कहते हैं और अनंत किसे कहते हैं? बोलिए भाई साहब। आवाज नहीं चालू है। जो मति श्रुत ज्ञान का विषय हो वो संख्यात है, जो अवधि और मन पर्याय ज्ञान का विषय है वो असंख्यात है, और जो केवल ज्ञान का विषय है वो अनंत है। हाँ, बढ़िया। तो अनंत का मतलब ये नहीं कि जिसका अंत नहीं आए, अनंत का मतलब है जो मति श्रुत अवधि ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, जो केवल ज्ञान का ही विषय बने, मात्र केवल ज्ञान का ही विषय बने, उसका नाम अनंत है। तो ऐसी संख्याएं जो मात्र केवल ज्ञान का विषय बनती हैं, तो वो 2 प्रकार की हैं, एक अंत सहित अनंत, उसको बोलते हैं सक्ष्य अनंत, और एक अंत रहित अनंत, उसको बोलते हैं अक्षय अनंत, ठीक है। अनंत इसलिए कहा कि वो मति श्रुत अवधि ज्ञान में जानी ही नहीं जा पा रही है, केवल ज्ञान में ही जानी जाएंगी, इसलिए अनंत है, लेकिन उनका अंत आ जाता है। बहुत सारे ऐसे अनंत हैं, जैसे उद्गल परावर्तन का काल कितना, कितना काल, अनंत काल। तो वो कौन सा अनंत है, सक्ष्य अनंत है कि अक्षय अनंत है? सक्ष्य अनंत है। अक्षय अनंत होता तो आज तक खत्म ही नहीं होता, पूरा ही नहीं होता एक बार भी। समझ में आ रही है? अनंत तो है लेकिन वो अंत सहित वाला। फिर उसको अनंत क्यों कहा? क्योंकि वो हमारे ज्ञान में नहीं समझ में आता है, हमारे ज्ञान में पकड़ में नहीं आएगा। जो जगन्य परीत अनंत है ना, वो भी जगन्य परीत अनंत का मतलब ही ये है कि अब मति श्रुत अवधि ज्ञान से भी क्रॉस कर गया, अवधि ज्ञान में भी अब जो पकड़ में नहीं आएगा, वो जो संख्या आ गई, यानी उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात में 1 प्लस होते ही अवधि ज्ञान फेल हो जाएगा। जैसे हमारा कैलकुलेटर होता है, वो छोटे छोटे अपने होते हैं, उसमें तो लिमिटेड आती है, मान लो 8 डिजिट 9 डिजिट जितनी भी आ रही है, और एक संख्या और प्लस की
तो वो फेल हो जाता है, वो आगे ई लिखा हुआ आने लग जाता है, उसमें पॉइंट लग के ई। तो जैसे हमारे कैलकुलेटर फेल हो जाते हैं, ऐसे ही जिसमें हमारे मतिशुद्ध ज्ञान का कैलकुलेटर फेल हो जाए, जिस संख्या में 1 प्लस होते ही, तो वो है असंख्यात। उत्कृष्ट संख्यात में 1 प्लस होते ही हमारा मतिशुद्ध ज्ञान फेल हो जाता है। ऐसे उत्कृष्ट असंख्यात में 1 प्लस होते ही अवधि ज्ञानी फेल हो जाते हैं। और केवल ज्ञानी कब फेल होंगे? केवल ज्ञानी फेल नहीं होते, केवल ज्ञान में सब जाना जाता है। तो अनंत 2 प्रकार के हैं, एक सक्ष्य अनंत और एक अक्षय अनंत। तो हमने अनंत कितने प्रकार के देखे? 9 प्रकार के अनंत देखे ना, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, और फिर उसमें परीत, परीत के 3, परीत, परीत अनंत, युक्तानंत और अनंतानंत। तो परीत के 3, युक्त के 3 और अनंत के 3, ऐसे करके 9 प्रकार के अनंत देखे। तो इन 9 प्रकार के अनंत में से कौन से सक्ष्य अनंत हैं और कौन सा अक्षय अनंत है, वो हमको देखना है। ठीक है, तो जो 7वें नंबर तक का अनंत है वहां तक सक्ष्य अनंत है। अब मेरे को 7वें नंबर तक गिन के बताना है आप लोगों को कि 7वें नंबर तक का अनंत यानी कहाँ तक सक्ष्य अनंत है। बोलिए प्रेमलता जी, 7वें नंबर तक कौन से हैं? जगन्य अनंत, मध्यम अनंत, जगन्य परीत अनंत, मध्यम परीत अनंत और उत्कृष्ट परीत अनंत। जगन्य युक्त अनंत, जगन्य मध्यम युक्त अनंत, उत्कृष्ट युक्त अनंत और जगन्य जगन्य अनंत अनंत। बढ़िया, ये 7वां नंबर आ गया, समझ में आया? जगन्य परीत अनंत, मध्यम परीत अनंत, उत्कृष्ट परीत अनंत, फिर जगन्य युक्त अनंत, मध्यम युक्त अनंत, उत्कृष्ट युक्त अनंत, और फिर 7वें नंबर पर आया जगन्य अनंतानंत। तो जगन्य अनंतानंत तक की जितनी राशियां हैं वो सब सक्ष्य अनंत हैं, सक्ष्य अनंत है। जगन्य अनंतानंत तक की सारी राशियां सक्ष्य अनंत है, नाम है अनंत लेकिन सक्ष्य अनंत। अब जो भी हमारे समझ लो परावर्तन वाले अनंत अनंत जो भी आ रहे हैं ना अनंत, तो ये सब इनमें आती हैं। जैसे एक राशि आपको बताई है अभव्य राशि, कौन से नंबर वाली है, कितनी है अभव्य राशि? बढ़िया, अनीता आंटी तुरंत जवाब दे रही हूँ, बोलिए नाम, बोलिए उस राशि का। जगन्य युक्त अनंत। जगन्य युक्त अनंत 4थे नंबर का जो अनंत है वो अभव्य जीवों की संख्या है। तो कैसी है ये? सक्ष्य अनंत है, लेकिन अभव्य कभी खत्म हो जाएंगे ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन वो राशि उतनी ही है। ठीक है, तो 7वें जो जगन्य अनंतानंत है वहां तक सक्ष्य अनंत है। उसके बाद में जो 8वां नंबर है यानी मध्यम अनंतानंत से, 8वें नंबर पे मध्यम अनंतानंत आया, मध्यम अनंतानंत से वो अक्षय अनंत राशि चालू हो जाती है। ठीक है, अभी जीवों की संख्या कौन से अनंत में आएगी? जीव राशि अनंत है कि असंख्यात संख्यात है? टोटल जीव राशि कितनी है? अनंत है ना टोटल जीव राशि, इतना तो ख्याल में है। जीव अनंत, पुद्गल अनंत, अनंत संख्याएं हमने पढ़ी है। तो ये जो जीव अनंत हमने कहा, ये कौन सा वाला अनंत है? 9 नंबर, 9 अनंतों में से कहो या सक्ष्य अक्षय में से कहो, जीव राशि कौन सा अनंत आएगा? बोली विनीता आंटी। जी दीदी, अक्षय अनंत आएगा। अक्षय अनंत जीव राशि है, अक्षय अनंत। तो अब अक्षय अनंत में अपने पास कौन सी बचा? एक 8वें नंबर का और एक 9वें नंबर का। तो 9वें नंबर पे रख दे क्या? 9वें नंबर पे रख दे जीव राशि को। क्यों नहीं रखेंगे? 9वें नंबर पे क्यों नहीं रखेंगे? कारण बताइए, बोली दीपिका जी, कारण। उससे ज्यादा वो उससे ज्यादा भी तो है कुछ, तो वो जैसे पुद्गल है। नहीं, ये लॉजिक अच्छा नहीं हुआ मतलब अच्छा तर्क नहीं लगा। 9वें नंबर पे नहीं रखेंगे, बोलिए प्रेमलता जी। क्योंकि 9 नंबर पे तो केवल ज्ञान के अविभाज्य
प्रतिच्छेद है, उससे ज्यादा तो कोई होता ही नहीं। 9 नंबर है उत्कृष्ट अनंतानंत, और उत्कृष्ट अनंतानंत एक ही होता है। आपकी बात तो सही है, लेकिन आप उसको मतलब तर्क वैसा नहीं है कि तर्क क्या था कि 9 नंबर पे तो उत्कृष्ट अनंतानंत है, उत्कृष्ट संख्या सिंगल ही होती है, एक ही होती है। इसी बात को आप ऐसा करके बोले तो उससे आगे भी तो और हैं। जीव राशि कोई लास्ट अनंत अनंत थोड़ी ना है। जीव से अनंत गुणे तो पुद्गल हैं, फिर और भी हैं धर्म धर्म उनके विभागी प्रतिच्छेद वगैरह। तो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान से अधिक कुछ नहीं है। इसलिए जीव राशि तो कौन से अनंत अनंत में आएगी? 8 नंबर का। ठीक है। अब जितनी भी हमारी राशि आएगी ना, जीव राशि, पुद्गल राशि, जितनी भी राशियां हमने प्लस की थी उसमें उत्कृष्ट अनंत अनंत लाने के लिए जो हमने राशियां प्लस की है, अनंत राशियां, वो सब किस में है? मध्यम अनंत अनंत में आ जाएंगी। ठीक है, जीव राशि के बाद जो जो प्लस की है। ये बात क्लियर नहीं हुई कि जीव राशि को 8वें नंबर में, फिर से बता दीजिए। जीव राशि है अनंत, लेकिन वो है अक्षय अनंत। तो अक्षय अनंत राशि है तो 9वें नंबर पे क्यों नहीं रख सकते? 9वां नंबर तो उत्कृष्ट अनंत अनंत है ना। जो भी देखो, जघन्य और उत्कृष्ट संख्या तो सिंगल सिंगल ही है। जो वेरिएशन, जो वैरायटी है वो तो मध्यम में ही बनेगी। और उत्कृष्ट अनंत अनंत तो हमने कह दिया ना कि वो तो केवल ज्ञान के विभाग प्रतिच्छेद ही है, एक ही है। अच्छा, अगर जीव राशि को हम लास्ट नंबर पे रख देंगे तो फिर जीव राशि से अधिक कुछ नहीं होना चाहिए, तब वो उत्कृष्ट अनंत अनंत कहलाएगा ना। पर जीव राशि से अधिक तो पुद्गल है ही, साफ ही दिख रहे हैं ना, चौड़े ही। उसको हम उत्कृष्ट अनंत अनंत पे कैसे रख देंगे? तो वो मध्यम अनंत अनंत में है। मतलब हम रखेंगे, हम कुछ करें ऐसा नहीं, लेकिन एक अपन याद रहने के हिसाब से, तर्क, लॉजिक, दिमाग लगाने के हिसाब से। ठीक। तो इस तरह से ये अनंत में दो राशियां, दो तरह के अनंत, सक्ष अनंत और अक्षय अनंत। तो 7वें नंबर तक का जो है वो सक्ष अनंत है, और 8वां और 9वां वो अक्षय अनंत संख्या कहलाती है। तो मैम, जीव राशि के बाद जो 3 काल के समय है और आकाश द्रव्य सब मध्यम अनंत में आएगा, जो अक्षय अनंत होगा। अक्षय अक्षय अनंत, अक्षय अनंत है। 3 काल के समय अक्षय अनंत है, खत्म थोड़ा ना होते हैं कभी। अक्षय अनंत होगा तो खत्म हो जाएंगे, अक्षय अनंत है। आकाश के तो प्रदेश मैम फिर लोकाकाश के प्रदेश को तो वो तो असंख्यात है, वो तो असंख्यात। असंख्यात थी ना, ये अपन ने निकाला ना, जगत घन इतना ही है, ये असंख्यात है। चलिए, अभी समय हो गया, थोड़ी और इसमें ये 2 लाइनें जो यहाँ दी है उसका थोड़ा सा डिटेल में कल, और थोड़ी सी और इसके संबंध में कल करेंगे चर्चा अपन। बोलिए भाई साहब। भव्य जीव राशि भी अक्षय अनंत में ही आएगी। हाँ, अक्षय अनंत भव्य राशि। जिनवाणी स्तुति करते हैं। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंदमय जीवन हमारा है। ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समतामय ज्ञान जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा।